आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आपको जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, चाहे आरपीएफ हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी, सभी क्लासेस की जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, चुनावी कॉलेज पद्धति, समवर्ती पद्धति। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में चुनावी कॉलेज पद्धति अपनाई जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रपति शासन, राज्यों के अधिकार, नागरिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 जो है ना, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, चौथा प्रश्न देखेगा, किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 72वां संशोधन, 77वां संशोधन। 73वां संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, पांचवा प्रश्न देखेगा। पांचवा प्रश्न रहेगा हमारा कि भारत में सबसे अधिक संख्या में राज्यों की सूची कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। भारत में सबसे अधिक संख्या में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश जो है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। छठे प्रश्न की मैं बात करूंगा। छठा प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1950, 1951, 1949, 1956। भारत के संविधान में सबसे पहला जो संशोधन है ना, वर्ष 1951 में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय के आदेश का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान में न्याय के आदेश का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आठवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। आठवां प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, संसद का कार्यकाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं वो वर्णित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी की जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, जिन बच्चों ने अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिया है, तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या होगा? हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। देखिए, व्हाट्सएप पर ही आपको बताया जाएगा कि इस पीडीएफ की जो प्राइस जो है वो क्या रहेगी, मैंने क्या रखी है। बहुत कम प्राइस है, आसानी से आप इसे ले सकते हैं। तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या होगा? व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए, इसमें आपको टोटल
2000 प्रश्न मिलेंगे जीके और साइंस के। तो जो भी बच्चा इंटरेस्ट है इस मास्टर पीडीएफ को लेने में, तो जल्द से मैं मैसेज करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कुल कितनी सीटों में से कितनी सीटें जीतनी आवश्यक हैं? 400 में से 201, 545 में से 272, 545 में से 275, 540 में से 270। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कुल 545 में से 272 सीटें जीतनी आवश्यक हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 10वां प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 11वां प्रश्न देखेगा। 11वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्थायी रूप से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950। भारत का संविधान स्थायी रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस 12वां प्रश्न देखेगा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 13वां प्रश्न देखेगा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 50 में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 50 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में सबसे पहले नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान में सबसे पहले नागरिकता अनुच्छेद 11 के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में होते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 52 से 68 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक, अनुच्छेद 10 से 20 तक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 16वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न रहेगा, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इसे कब हटाया गया? 2019 में, 2020 में, 2018 में, 2017 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, इसे हटाया गया था वर्ष 2019 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की बैठक को कितने दिनों तक स्थगित किया जा सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की बैठक 6 महीने तक स्थगित किया जा सकता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 255।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 253 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 21वां प्रश्न देखेगा, 21वां प्रश्न हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पूंजी निवेश, उपभोक्ता खर्च, सरकारी खर्च, निर्यात। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पूंजी निवेश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या होता है? मांग की अधिकता, आपूर्ति की कमी, तकनीकी विकास, विदेशी निवेश। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण होता है मांग की अधिकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक की दर को बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? ब्याज दरों में कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक की दर को बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा, आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या योजना आयोग। आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, मुलायम मुद्रा सॉफ्ट करेंसी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? डॉलर, पाउंड, रुपया, यूरो। मुलायम मुद्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 26वां प्रश्न, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति का संरक्षण, धन और संसाधनों का समान वितरण, अधिकतम लाभ अर्जन, खुले बाजार के सिद्धांत। भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य धन और संसाधनों का समान वितरण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किसे मां की मुद्रा मदर करेंसी कहा जाता है? सोने की मुद्रा, यूरो, अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपया। मां की मुद्रा किसे कहा जाता है? सो गाइस मां की मुद्रा जो है ना ये कहा जाता है अमेरिकी डॉलर को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वां प्रश्न क्या है, मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह अधिकतर समय में अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, धन की आपूर्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? आय व्यय सिद्धांत, मुद्रा सिद्धांत, विकास सिद्धांत या फिर वितरण सिद्धांत। धन की आपूर्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? मुद्रा सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक क्या है? रोजगार का सृजन, कीमतों का निर्धारण, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक क्या है? मुद्रा की आपूर्तियों को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है, कौन सी दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसके पास ऋण प्रदान करने की दर होती है? रेपो दर, बैंक दर, बेंचमार्क दर, रिवर्स रेपो दर। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, बैंक दर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 32वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 32वां प्रश्न देखेगा। 32वां प्रश्न क्या है,
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है ना, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, जो वस्तुएं मुद्रास्फीति की दर को प्रभावित करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रमुख वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, बास्केट वस्तुएं, आधार वस्तुएं। जो वस्तुएं मुद्रास्फीति की दर को प्रभावित करती हैं उन्हें कहा जाता है बास्केट वस्तुएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन घाटे में है तो उसे किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए? अपस्फीति नीति, व्यापार घाटा नीति, सख्त मौद्रिक नीति या व्यय वृद्धि नीति? अगर किसी देश का भुगतान संतुलन घाटे में है तो उसे सख्त मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास की दर का माप, औद्योगिक उत्पादन की दर का माप, उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का माप, मुद्रास्फीति का माप। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का मुख्य उद्देश्य होता है उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का माप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गैस अगला प्रश्न देखोगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत सरकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर को क्या कहा जाता है? आयकर, सीमा शुल्क, जीएसटी, संपत्ति कर। सो गाइस इसे कहा जाता है जीएसटी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, विकसित देशों में स्थिर मुद्रास्फीति दर का संकेत किसे माना जाता है? 2 से 3% की वृद्धि, 5 से 6% की वृद्धि, 1 से 2% की वृद्धि, 4 से 5% की वृद्धि। विकसित देशों में स्थिर मुद्रास्फीति दर का संकेत 2 से 3% वृद्धि को कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? ब्याज दर नीति, आवक नीति, आपूर्ति श्रृंखला नीति, उपलब्धता नीति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? ब्याज दर नीति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण रखने वाली क्रियावली को क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, वाणिज्यिक नीति या उत्पादन नीति। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण रखने वाली क्रियावली को कहा जाता है मौद्रिक नीति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार की गतिविधियों का सूचकांक क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय, विनिमय दर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी या मुद्रास्फीति दर। तो गाइस इसे कहा जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वें प्रश्न की बात करूंगा। 41वां प्रश्न देखेगा। 41वां प्रश्न क्या है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 42वां प्रश्न देखेगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 2 बार ऑप्शंस में आ गया, तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू नहीं होना चाहिए इसका। अब देखिए, जो महात्मा की जो उपाधि है, सॉरी राष्ट्रपिता की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, और महात्मा की उपाधि किसने दी थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी।
ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, सोनिया गांधी, लक्ष्मीबाई। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता बिपिन चंद्र पाल किसे प्रसिद्ध करते थे? बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम, बर्बरता बांग्लादेशी सैनिक आंदोलन, असम आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता बिपिन चंद्र पाल बर्बरता को पसंद करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या भूमिका निभाई थी? प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। भारत के पहले राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां पर हुआ था? पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कोलकाता में, तो कोलकाता इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में किसका नेतृत्व किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय संविधान सभा, भारतीय सरकार, भारतीय जनसंघ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीय संविधान सभा का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 48वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 48वां प्रश्न रहेगा हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल की उपाधि किस 3 नेताओं को दी गई थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल की उपाधि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को दी गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय संसद, भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार जो है ना, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, पंडित नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक उनकी जिंदगी की कहानी का नाम क्या था? भारत के बच्चे, टूवर्ड्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी। नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक उनकी जिंदगी की कहानी का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने तलवार नामक पुस्तक लिखी है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तलवार नामक पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, महात्मा गांधी के किस अनुयायी को आध्यात्मिक गांधी कहा जाता है? मोहनदास गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी के किस अनुयायी को आध्यात्मिक गांधी कहा जाता है? विनोबा भावे को कहा जाता है। तो विनोबा भावे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चमत्कारी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चमत्कारी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध नेता थे सुभाष चंद्र बोस। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है
कि राजगृह पुस्तक जो है किसने लिखी है? महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। सो गाइस राजगृह पुस्तक जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लाहौर सत्र किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। लाहौर सत्र जो है ना सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा मैंने क्या किया किताब किसने लिखी थी? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। मैंने क्या किया ये किताब भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो भगत सिंह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कार्य किया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा किस स्वतंत्रता सेनानी को लाल किले का शेर कहा जाता है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लाल किले का शेर कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर टी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में अंगकोल काल की स्थापत्य शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, कश्यप साम्राज्य। भारत में अंगकोल काल की स्थापत्य शैली जो है ना चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो चोल साम्राज्य इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा कवि चंद्रबरदाई किस शासक के दरबारी कवि थे? सम्राट विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन। कवि चंद्रबरदाई जो है ना पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन के समय में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कांची विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय ये काफ़ी प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है भारतीय संगीत के राग और ताल का सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया था? भरत मुनि, कालिदास, पतंजलि, शंकराचार्य। भारतीय संगीत के राग और ताल को सबसे पहले भरत मुनि ने व्यवस्थित किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पुलकेशिन द्वितीय ने किस सम्राट को हराया था? सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कर्नल, सम्राट विक्रमादित्य। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। सम्राट हर्षवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है भारत के शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। भारत के शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी नृत्य जो है ना ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा रहेगा भारत में सबसे पुरानी संस्कृत काव्य रचनाओं में से एक ऋग्वेद के लेखक कौन माने जाते हैं? वैदिक ऋषि, वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कर्ण ऋषि। भारत में सबसे पुरानी संस्कृत काव्य रचनाओं में से एक ऋग्वेद के लेखक वैदिक ऋषि को माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
सो गैस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान किस प्रमुख किले का निर्माण किया गया था? कांची किला, रायगढ़ किला, आगरा किला या लाल किला? भारत में शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान रायगढ़ किले का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य में कृष्ण की रासलीला का विस्तृत वर्णन मिलता है? महाभारत, रामायण, भागवत पुराण या ऋग्वेद? कृष्ण की रासलीला का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण से मिलता है। तो भागवत पुराण यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, गुप्त काल के किस सम्राट ने विंध्य शक्ति पर विजय प्राप्त की थी और यह स्थल आज किस राज्य में स्थित है? सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम मध्य प्रदेश, सम्राट विक्रमादित्य उत्तर प्रदेश, सम्राट समुद्रगुप्त बिहार, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय झारखंड? सम्राट समुद्रगुप्त बिहार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि कलिंग युद्ध किस साम्राज्य के शासक ने लड़ा था और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था मौर्य सम्राट अशोक और किंग कलिंग के बीच में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग के युद्ध होने के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न है, किस पौराणिक ग्रंथ में महर्षि व्यास ने महाभारत का संकलन किया था? वेद, उपनिषद, पुराण या अर्यक? किस पौराणिक ग्रंथ में? पुराण ग्रंथ में महाभारत का संकलन किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न क्या है, लक्ष्मण रेखा की कहानी किस महाकाव्य में वर्णित है? महाभारत, रामायण, भगवद गीता, आदि पुराण? लक्ष्मण रेखा की कहानी जो है ना ये रामायण में वर्णित है। तो रामायण यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 74वां प्रश्न देखेगा, भारत में संगम साहित्य का मुख्य स्रोत किसका रचनात्मक कार्य है? कंबन, इलंगो आदिगल, कालिदास, भरतमुनि? भारत में संगम साहित्य का मुख्य स्रोत इलंगो आदिगल का रचनात्मक कार्य है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न दिखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, कृष्ण लीला का चित्रण किस भारतीय चित्रकला शैली में प्रमुख रूप से किया गया है? राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, मिथिला चित्रकला? कृष्ण लीला का चित्रण पहाड़ी चित्रकला शैली में प्रमुख रूप से किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कदम्ब नामक शैली किस वास्तुकला से संबंधित है? गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, दक्षिण भारतीय, चोलकालीन? कदम्ब नामक शैली जो है ना गुप्तकालीन वास्तुकला से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शातवाहन साम्राज्य के सम्राटों ने किस प्राचीन व्यापार मार्ग का उपयोग किया था? सिल्क रूट, समुद्र मार्ग, रेशम मार्ग, कांस्य मार्ग? तो शातवाहन साम्राज्य के सम्राटों ने सिल्क रूट प्राचीन व्यापार मार्ग का उपयोग किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि धर्मशास्त्र और कानून के विकास में किस राजा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट विक्रमादित्य? धर्मशास्त्र और कानून के विकास में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, नृत्य कला के भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र? नृत्य कला के भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कालिदास की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से कौन सी रचना गुप्तकालीन साहित्य का प्रमुख उदाहरण मानी जाती है? मेघदूत,
रघुकाव्य, कुमार संभव, शाकुंतलम। आंसर जाएगा शाकुंतलम के साथ में, यह माँ होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा, सुनार घाटी की खुदाई किस प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल या वैदिक काल? सुनार घाटी की खुदाई जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, उदित सूर्य का चित्रण किस मंदिर में किया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कांची कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर जगन्नाथ मंदिर, महाबलीपुरम रॉक मंदिर। उदित सूर्य का चित्रण जो है ना कोणार्क सूर्य मंदिर में किया गया था, और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है ना गाइस ये की गई थी चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। और चाणक्य कौटिल्य का उपनाम क्या था अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो विष्णुगुप्त। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, मथुरा कला किस कला शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है? गुप्त कला, मौर्य कला, कुषाण कला या चोल कला? मथुरा कला जो है ना कुषाण शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, संत कबीर के जीवन और कार्यों को किसने संकलित किया था? गुरु नानक, रामानंद, रैदास, कबीर पंथ। संत कबीर के जीवन और कार्यों को किसने संकलित किया था? कबीर पंथ ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, पादप रोग किसके कारण होते हैं? सूखा, कीट, बैक्टीरिया और फफूंदी या सभी? देखिए पादप रोग जो है ना बैक्टीरिया और फफूंदी के कारण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि मटर के पौधे में मटर की पत्तियों के पीले पड़ने को किस रोग के रूप में जाना जाता है? मटर का श्वेत मूल, मटर का पीलापन, मटर का काला मूल, मटर का गहरे रंग का मूल। तो मटर के पौधे में मटर की पत्तियों के पीले पड़ने को किस रोग के रूप में जाना जाता है? मटर का पीलापन। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, टमाटर का प्रमुख रोग कौन सा है? टमाटर का जो प्रमुख रोग होता है गाइस वो होता है एंट्रोक्लिनोज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, किस रोग के कारण गेहूं की फसल में सफेद चादर जैसी परत दिखाई देती है? पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट या फ्लोरिडियम विल्ट या एंट्रोक्लिनोज? किस रोग के कारण गेहूं की फसल में सफ़ेद चादर जैसी परत दिखाई देती है? तो पाउडरी मिल्ड्यू। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है, बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग का उदाहरण क्या है? बिचड़ी का रोग, टमाटर का मोल्ड, सेप्टेरिया या पीला मोल्ड? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग का उदाहरण है बिचड़ी का रोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, पत्तियों में पीले धब्बे दिखाई देना किस रोग का लक्षण हो सकता है? मोल्ड रोग, रस्ट रोग, वायरस रोग, बैक्टीरिया रोग। पत्तियों में पीले धब्बे दिखाई देना ये वायरस रोग का लक्षण हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा पौधा का रोग हवा द्वारा फैलता है? पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तों का मोल्ड या रस्ट? कौन सा पौधों का रोग हवा द्वारा फैलता है? रस्ट। तो रस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, तंबाकू के पौधे में किस रोग से पत्तियों पर सफेद फफूंदी सी दिखने लगती है? तंबाकू के किस पौधे में? पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तियों पर सफेद फफूंदी सी दिखने लगती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है,
जो मटर के पौधों के फैलने वाले बैक्टीरियल रोग को उत्पन्न करता है वो रोग है मटर का स्फोट, मटर का गिली मोल्ड, बैक्टीरियल विल्ट या श्वेत मोल्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा बैक्टीरियल विल्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, किस कीट का हमला फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है जिससे रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है? शहद की मक्खी, तितली, एफिड या मच्छर? एफिड। ऑप्शन नंबर ए सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग कवक फंगस द्वारा उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बूट लोग जो गेहूं में देखा जाता है यह किस कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या कीट? बूट लोग जो गेहूं में देखा जाता है ये होता है कवक के द्वारा। तो कवक यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, पौधों में जो रस्ट रोग उत्पन्न करता है वह क्या है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु? पौधों में जो रस्ट रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कवक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। किस पौधे में टमाटर मोल्ड रोग फैलता है? मटर, टमाटर, मक्का या आलू? किस पौधे में टमाटर मोल्ड रोग फैलता है? टमाटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, पादपों में ब्लैक रोट किसके कारण होता है? तो पादपों में ब्लैक रोट जो है ना ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, पत्तियों पर सड़े हुए धब्बों का कारण बनने वाला रोग है? ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? पत्तियों पर सड़े हुए धब्बों का कारण बनने का जो कारण है वो है बोट्रिटिस। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, गेहूं में हेक्सामा रोग किस कारण से होता है? फफूंदी, बैक्टीरिया, कीट या वायरस? सो गाइस गेहूं में हेक्सामा रोग जो है ना फफूंदी के कारण होता है। तो फफूंदी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि कॉटन ब्लैक रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया, कीट, कवक या वायरस? कॉटन ब्लैक रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, जैतून के पौधों में पीलापन किस रोग का लक्षण है? तो जैतून के पौधों में पीलापन जो है ना वायरस रोग का लक्षण है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पपीता में पपीता रिंग स्पॉट रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी या कीट? पपीता में पपीता रिंग स्पॉट रोग जो है ना ये वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, फ्लावर रस्ट बीमारी किस पौधे में पाई जाती है? सोयाबीन, गेहूं, कॉटन, फूलगोभी? फ्लावर रस्ट बीमारी जो है ना गाइस ये गेहूं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस रोग के कारण आलू की पत्तियां मुड़ जाती हैं और बेंत की तरह बन जाती हैं? किस रोग के कारण? आलू का वायरल रोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों में स्पॉट मोल्ड रोग किस कीट के द्वारा फैलता है? तो पादपों में स्पॉट मोल्ड रोग जो है ना ये एफिड के कारण फैलता है। तो एफिड यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, किस पादप रोग में फूलों के आकार में गड़बड़ी होती है और यह अक्सर अधिक नमी वाली स्थितियों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एंट्रोक्नोज। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। टूथपेस्ट मोल्ड किस कारण से उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या कीट? टूथपेस्ट मोल्ड जो है ना, ये कवक के द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। और जिन बच्चों ने 2000 प्रश्नों की मास्टर पीडीएफ जो कि खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाई गई है, जिन बच्चों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। जल्दी से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।